राइट। अब हम आते हैं बोन के फ्रैक्चर की तरफ। बोन के फ्रैक्चर का मतलब है सिंपल अल्फाज में बोन का टूट जाना, हड्डी का टूट जाना। सपोज ये बोन है और अगर ये बोन टूट जाए तो इसके टूटने के जो स्टाइल है वो दो है। एक ये है कि ये बोन इस तरह से टूट जाए कि जो जिल्द है, जिल्द जाहिर है स्किन है ना, यहाँ पर स्किन इंटैक्ट रहे। स्किन को रप्चर ना करे। ऐसे बोन के टूट जाने को सिंपल फ्रैक्चर कहा जाएगा। नो स्किन डैमेज या रप्चर। एक इस तरह का है, एक इस तरह का है डैमेज के जिसमें बोन टूट जाए ऐसे कि ये जो बोन है ये स्किन से बाहर आ जाए, स्किन को डैमेज करे, स्किन को रप्चर करे, फिर इसका नाम होगा कंपाउंड फ्रैक्चर। ये कंपाउंड बिल्कुल उसने हड्डी, जो ऊपर वाला हड्डी था उससे बिल्कुल डिस्प्लेस हो गया है। और थर्ड है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड में ये है कि जो भी आपका बोन है वो इस तरीके से टूट जाता है कि आसपास टिश्यू डैमेज हो जाए, सारा का सारा इलाका जो है वो इन्फ्लाम हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए उसमें, तब इसका नाम होगा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। यानी एडजेसेंट ऑर्गन को, एडजेसेंट ऑर्गन भी डैमेज हो जाए इसके साथ। एक बोन है वो तो डैमेज हो गया है, वो तो टूट गया है, साथ ही साथ आसपास के जो ऑर्गन है, यहाँ पर एक और ऑर्गन है, सपोज यहाँ पर एक और ऑर्गन है, ये भी डैमेज हो गया है। या आप समझ लीजिए कि लंग्स है, सपोज ये आपके लंग्स हैं, हड्डी टूट गई है, उस हड्डी की वजह से दूसरा ऑर्गन भी डैमेज हो गया, लंग्स भी खराब हो गया या किडनी भी खराब हो गया, तब ऐसे फ्रैक्चर को बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। बाकी टिश्यू डैमेज, इन्फ्लेमेशन ये आपको सिंपल फ्रैक्चर में भी नजर आएगा, कंपाउंड फ्रैक्चर में भी नजर आएगा। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में टिश्यू डैमेज के साथ साथ दूसरा ऑर्गेन भी डैमेज हुआ होगा। अब हम आते हैं बोन के रिपेयर की तरफ। बोन किस तरह से रिपेयर करता है? जब एक बोन टूट जाता है तो उसके रिपेयर होने में 4 स्टेजेस आते हैं, 4 स्टेजेस। मैं जरा ओके। बोन रिपेयर 4 स्टेजेस है, 4 स्टेजेस।
इसका पहला स्टेज है हिमाटोमा, यानी बोन जब बनता है तो उसमें स्टेज, ओवरऑल स्टेजेस क्या है, पहले आपको हिमाटोमा बताते हैं। जब एक बोन टूट जाता है, इनिशियली होता क्या है कि ब्लड, खून की नालियां रप्चर हो जाती है और खून यहां वहां फैल जाता है। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है, इसमें ब्लड आ जाता है, ब्लड। और आपको पता है कि ब्लड जब तक खून की नाली के अंदर है तो ठीक ठाक रहता है, क्लॉट नहीं करता, जमता नहीं है। लेकिन जब ये बाहर आ जाता है ना तो ये जम जाता है, ब्लड जम जाता है। यानी क्या बनाएगा, क्लॉट बनाएगा। इस क्लॉट को कहते हैं हीमाटोमा। खून आसपास है, दिस इज कॉल्ड हीमाटोमा। अब यहां पर क्या होगा, स्वोलन यानी सूजा हुआ, एक जगह फूल जाएगा, सूज जाएगा, दर्दनाक सी सूरत हाल होगी, पेनफुल। और यहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी आ जाएगा। ये तीन चीजें इसकी निशानी हेमाटोमा में। ये पहला पहला स्टेज है। स्टेज नंबर 2 में क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन, फिब्रो कैलस फॉर्मेशन, सादा अल्फाज में सॉफ्ट कैलस का बन जाना, नरम कैलस। कैलस क्या है, कैलस, कैलस का मतलब है मास ऑफ सेल्स। मैं दोबारा जरा स्ट्रक्चर लिख लेता हूं। ये टूटा हुआ हड्डी है। इस टूटे हुए हड्डी की तरफ खून के नए नए नालियां आ जाएंगी, ठीक है, न्यू ब्लड वेसल्स। नए ब्लड वेसल आके यहां पर ऐसे ऐसे सेल्स छोड़ देते हैं जो बोन बनाते हैं, जैसे कि ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बनाने वाले सेल है, क्लास्ट तोड़ने वाले सेल है। तो जो बनाने वाले सेल्स हैं वो यहां पर आकर नए नए ताजे ताजे सेल्स बना छोड़ेंगे यहां पर। अब ये जो सेल्स हैं, ये एक किस्म का स्पॉन्जी बोन है, एक किस्म का स्पॉन्जी बोन के अंदर जो ऑस्टियोसाइट्स है, ये सुराखदार है, पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट बोन नहीं है, स्पॉन्जी बोन यहाँ पर बनाते हैं। साथ साथ यहाँ पर ये कुछ कार्टिलेज भी जमा कर लेते हैं, कार्टिलेज भी यहाँ पर ले आते हैं थोड़ा बहुत। इस स्टेज को जहां पर कुछ बोन के सेल्स बन जाते हैं, कुछ बोन के सेल्स बन जाते हैं, आ, और ये जो मास ऑफ सेल है ये नरम होता है। इस नरम सेल्स को, जो आज नरम सेल है, कल वो सख्त सेल्स बन जाएगी, कल वो हड्डी बनेगा। आज इसका नाम है सॉफ्ट कैलस या फिब्रो कार्टिलेजिनस कैलस। तो फिब्रो कार्टिलेजिनस से आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पर कार्टिलेज की डिपॉजिट हो रही है। सो देख ले जरा, कैपिलरीज ग्रो करेंगे, यानी कैपिलरीज आएंगे इस इलाके में। यहाँ पर जो कचरा है, टूटा हुआ ब्लड के टुकड़े हैं, हड्डी के जरात हैं, वो सारे के सारे साफ किए जाते हैं, बाकायदा इसको साफ किया जाता है। अब फेगोसाइट सेल्स आ जाते हैं। फेगोसाइट मतलब ये वो सेल्स है जो कि बाकी चीजों को खाते हैं, फेगोसाइट से लाकर क्लीन करते हैं डिब्रिस को। डिब्रिस मतलब मिक्सचर ऑफ यूजलेस थिंग्स, टूटे हुए ब्लड वेसल्स है, जमा हुआ ब्लड है, या टूटे हुए बोन्स के जर्रात है, इनको डिब्रिस कहा जाता है। और ये डिब्रिस यहाँ से खत्म हो जाएगा।
ऑस्टियोब्लास्ट रिलीज हो जाएंगे। ऑस्टियोब्लास्ट जब रिलीज हो जाएंगे तो बोन के जो सेल्स होते हैं ये वो वहां पर छोड़ देगा, और मैं आपको बता चुका हूँ कि इस किस्म का स्पॉन्जी बोन बन जाएगा। पोरस मास ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, ये डेफिनेशन है। बोन के सेल्स और कार्टिलेज ये दोनों यहां पर आके बन जाएंगे, इसको कहते हैं कैलस। कैलस मैंने लिखा है मास ऑफ सेल्स शुरू में, सेल्स का मास। अब आप यहां पर इसके साथ एक और चीज भी ऐड करोगे, क्या चीज? कार्टिलेज। कार्टिलेज प्लस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड कैलस। ये हो गया दूसरा स्टेज। अब थर्ड स्टेज में क्या आ रहा है? ये तो हो गया सीक्रेट पोरस मास ऑफ बोन्स, कार्टिलेज कॉल्ड कैलस, ठीक है, और डिस्कस्ड। 3 से 4 हफ्ते में कैलस रिप्लेस ब्लड क्लॉट, यानी ब्लड क्लॉट खत्म हो जाएगा 3 से 4 हफ्ते में। हड्डियों के जो एंड्स है ना, जो हड्डी टूटी हुई थी, अब ये होगा कि ये मिल जाएंगे, ये हड्डी दूसरी हड्डी के साथ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अब ये बाइंड कर लिया, ठीक है, होल्ड टुगेदर। बट हड्डी क्या है? पोरस है, ये अभी भी मुकम्मल तौर पर बना हुआ नहीं, पोरस बोन है। देन वी हैव द बोनी कैलस फॉर्मेशन, या इसको ओसिफिकेशन भी कहा जाता है। हार्ड बोनी कैलस ऑफ स्पॉन्जी बोन। एक तो जो अब जो सेल्स हैं ये सख्त होना शुरू हो जाएंगे, जाहिर है यहाँ पर अब मिनरल्स आना शुरू हो जाएंगे। मिनरल्स आ जाएंगे, अब बोन के अंदर मिनरल्स आ जाएंगे। अब वो सख्त हो जाए, वही जगह जो वहां पे बना था, कार्टिलेज था और स्पॉन्जी मास था, ठीक है, वो आपने जो वहां पे देखा था। अब इससे क्या होगा कि कार्टिलेज रिमूव हो जाएगा और बाकी स्पॉन्जी मास लेकर उसको और उसके अंदर कैल्शियम वगैरह डिपॉजिट करके सही तरीके से बोन बनाएगा। ओस्टियोक्लास्ट ब्रेक डाउन कार्टिलेज, वो जो कार्टिलेज था ना यहाँ पर इस स्टेज में, पोरस मास ऑफ बोन इन कार्ड, ये वाला कार्टिलेज, इस कार्टिलेज को जो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दिस वन, ये वाला पोरस मास ऑफ बोन तो है कार्टिलेज। इस कार्टिलेज को कौन हजम करेगा? ओस्टियोक्लास्ट, ये इस कार्टिलेज को खत्म करेगा और ओस्टियोब्लास्ट रिप्लेस इट विद बोन। अब जो जो सुराख रह गए थे ना, पोरस मास तो था ना, ये तो पोरस मास था ये, पोर इस पोरस मास को फिर फिल किया जाएगा, जहां जहां खाली जगह है उसको मुकम्मल तौर पर फिल किया जाएगा। किस चीज से फिल किया जाएगा? मजीद सेल्स आ जाएंगे, मैट्रिक्स आएगा, ग्राउंड सब्सटेंस आएगा, तो ये मुकम्मल तौर पर अब पेक हो जाएगा। जब ये पेक हो जाएगा तो सख्त हो जाएगा, इसके अंदर मिनरल्स भी आ जाएंगे। अब इसको आप कहते हैं बोनी कैलस। वो नरम कैलस था, ये सख्त कैलस बन गया। इसको 2 महीने लग जाएंगे, ठीक है, इस प्रोसेस को 2 महीने। बहरहाल बोन के जो टाइमिंग है वो मौसम पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी, लेकिन आज ये 2 मंथ का काम है ये। बोन रिमॉडलिंग, जो हड्डी बन गया, ये देखो बिल्कुल ये हड्डी तैयार हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रैक्चर था ना वो जगह थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, जस्ट नजर आ रहा है कि हाँ इधर भी कहीं पर चोट लग गया था, निशानी बाकी है। ये जो निशानी है ये सारा का सारा ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट का जो रिजल्ट था वही था। उन्होंने यहाँ पर टिश्यू तो जमा किया था ना, बाहर से लाकर जमा कर दिया था, लेकिन इसको अभी पॉलिश करना पड़ा। जैसे आप दीवार पे सीमेंट लगाते हैं तो कहीं कहीं पर उसको फिर सॉफ्ट करना पड़ता है, फिर एक और तरह की पतली चादर लाकर उससे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है वो दीवार। तो बोन के अंदर जहां पर डैमेज लगता है उसको बिल्कुल पॉलिश करने के लिए कि ये ओरिजिनल बोन की तरह लगे, उसमें ऑस्टियोक्लास्ट आकर ये जो फालतू फालतू बोन के ऊपर
जो रिमेन्स है उनको भी रिमूव साफ किया जाता है ताकि बोन बिल्कुल पॉलिश रहे। इस प्रोसेस को बोलते हैं बोन रिमॉडलिंग, यानी कॉम्पैक्ट बोन इसके आसपास बन जाएगा। इसके आसपास क्या बनेगा? कॉम्पैक्ट बोन। स्पॉन्जी बोन तो आपने पढ़ा था, स्पॉन्जी बोन तो पहले बना था। अब ये कॉम्पैक्ट बोन जब बन जाएगा तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अक्रॉस द फ्रैक्चर बोन लुक्स वेरी मच लाइक ओरिजिनल। ये बोन का ओरिजिनल हड्डी की तरह दिखना, इसको बोलते हैं बोन रिमॉडलिंग। खत्म हो गया ये 4 स्टेजेस। इस तरह बोन टूटता है, टूटने के बाद इस तरह ठीक हो जाता है। ज्वाइंट्स को इंजरी लग सकती है, जी हाँ। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? पहला है डिसलोकेशन। अगर ये एक ज्वाइंट है ना, ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है नॉर्मल। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये बोन अपनी जगह से हट जाए, हिल जाए, इसको बोलते हैं डिसलोकेट ज्वाइंट। ज्वाइंट डिसलोकेट हो जाता है। कब हो जाता है? अक्सर जब स्पोर्ट्स के दौरान कोई गिर जाता है बंदा, चोट लगता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उस दौरान ये डिसलोकेशन हो सकता है। डिसलोकेशन के बारे में एक चीज मैंने देखा, बिल्कुल मेरे लिए न्यू है, कि डिसलोकेशन इंजरी, एक्सीडेंट, गिरा, छत से गिर गया, खड्डे में गिरा, बाइक से गिरा, उसमें तो पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर लिखा रिमोटाइड आर्थराइटिस जब होता है ना, रिमोटाइड आर्थराइटिस, आप अभी अभी पढ़ चुके हो रिमोटाइड आर्थराइटिस। रिमोटाइड आर्थराइटिस में भी ज्वाइंट डिसलोकेट हो सकता है, कीप इन माइंड। अब आते हैं स्प्रेन की तरफ। स्प्रेन क्या बला है? इंजरी टू द लिगामेंट्स। देखिए, टेंडन्स क्या है? अगर ये बोन है और यहां पर मैं एक मसल ड्रॉ करूं, ये मसल है। मसल को बोन के साथ जिस चीज ने कनेक्ट किया हुआ है वो एक रस्सी नमा स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं टेंडन। टेंडन। जबकि एक बोन एक बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट किया हुआ है एक और स्ट्रक्चर ने, बोन को बोन के साथ कनेक्ट किया हुआ एक और स्ट्रक्चर ने। दिस इज कॉल्ड लिगामेंट। इसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट। अगर लिगामेंट को चोट लग जाए तो फिर इस प्रॉब्लम को बोलते हैं स्प्रेन। कभी कभी इतना प्रेशर से ज्वाइंट डिसलोकेट हो जाता है कि ज्वाइंट के डिसलोकेशन से टेंडन का रप्चर हो सकता है, टेंडन हट सकता है, या फिर ये जो लिगामेंट है, लिगामेंट एक जगह से दूसरी जगह हिल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है, और ये भी बहुत बड़ा पेनफुल, इसको बोलते हैं स्प्रेन। स्प्रेन का लफ्ज अक्सर आदमियों ने, अक्सर लोग अपनी लाइफ में, खासकर जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं या बचपन में कोई गिर जाते हैं तो उनका लिगामेंट इंजरी हो जाते हैं, और लिगामेंट इंजरी को बहुत टाइम लगता है, तो दैट वुड बी कॉल्ड स्प्रेन। बाकी मसल भी रप्चर हो सकता है, ठीक है, एक पूरा मसल रप्चर हो सकता है, लेकिन वो बहुत हाई एक्सीडेंट में महसूस हो सकता है। चले, यहां तक हो गया आपका बायोलॉजी।